इंसोम्निया वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और संक्रमित लोग चाहे कितने भी थके हों सो नहीं पा रहे हैं। शुरुआत में उनमें सिर्फ मानसिक प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है, लेकिन अगर वे लगातार कई दिनों तक नहीं सोते तो ज्यादातर मरीज चिड़चिड़े और आक्रामक हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनमें गंभीर हिंसक प्रवृत्ति भी आ जाती है और जब हर कोई इंसोम्निया का शिकार होने लगता है तो सामाजिक व्यवस्था भी ढहने के कगार पर पहुंच जाती है। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है 2026 की सबसे नई साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा में। कहानी की शुरुआत स्वीडन के एक मशहूर स्की रिजॉर्ट से होती है। पहाड़ पर चल रही केबल कार अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उसे आगे की ओर फिसलना था, लेकिन वह बेकाबू होकर घूमने लगती है और पर्यटकों को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो जाता है। इसी दौरान ऑपरेटिंग रूम में मौजूद कर्मचारी बेहोश पड़ा होता है। केबल कार की केबिन पागलों की तरह घूमती है और यात्री चीखते हुए बर्फ पर जा गिरते हैं। जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचता है तब तक कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके होते हैं और इस हादसे की खबर इंटरनेट पर फैल जाती है और लोग इसका संज्ञान लेने लगते हैं। डॉक्टर एलिन अभी घायलों का इलाज खत्म ही करती है कि एक एक पुलिस वाला मदद मांगने आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि स्की रिजॉर्ट का एक कर्मचारी कुछ अजीब हालत में है और उन्हें शक होता है कि उसने किसी दवा का इस्तेमाल किया है। पुरुष पुलिसकर्मी पूछता है, तुमने इमरजेंसी स्टॉप बटन क्यों नहीं दबाया? लुकास सिर हिलाकर कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सका। फिर एलिन उसका ब्लड प्रेशर नापने आगे बढ़ती है तो उस आदमी के हाथ बेजान हो चुके थे। वह खुद से बुदबुदाता है कि उसके आंख बड़े होते जा रहे हैं। एलिन टॉर्च जलाकर देखती है तो पाती है कि लुकास की आंखों से खून बह रहा है। उसका पूरा शरीर उत्तेजित भी है और बेहद कमजोर भी। साफ था कि यह लंबे समय तक इंसोम्निया से हुआ शारीरिक फेलियर था। एलिन सलाह देती है कि लुकास को ज्यादा आराम करना चाहिए, लेकिन लुकास बार बार कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। एलिन पुलिस वाले को समझाने जाती है कि लुकास को तुरंत अस्पताल भेजना चाहिए, लेकिन पुलिस वाला जिद करता है कि उसे पहले थाने ले जाया जाएगा। पुलिस की गाड़ी अभी कुछ दूर ही जाती है कि अचानक लुकास अपने जज्बातों पर काबू खो देता है और पुलिस वाले को गाड़ी रोकनी पड़ती है। अफरा तफरी में लुकास दरवाजा धक्का देकर खोलता है और सड़क किनारे जंगल में भाग जाता है। विडंबना यह है कि उसी समय स्की रिजॉर्ट पर इतना बड़ा हादसा हुआ था और उधर स्वीडन की सबसे बड़ी दवा कंपनी का नेतृत्व एक पार्टी की तैयारी कर रहा था। उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय से अरबों के दवाइयों के ऑर्डर मिले थे। यह कंपनी के लिए बेहद बड़ी उपलब्धि थी। पार्टी में हर कार्यकारी निदेशक अपने फायदे समेटने में लगा था। तभी R&D विभाग का मार्टी अचानक अंदर घुस आता है। वह निदेशक को बताता है कि कंपनी की नई दवा में एक घातक समस्या है और इसे तुरंत रोकना होगा, साथ ही उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। वहाँ कई उच्च स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। कार्यकारी निदेशक अपनी औपचारिक हैसियत दिखाकर सुरक्षा गार्ड को उसे बाहर निकालने का इशारा कर देता है। उसी समय सड़क के उस पार एक अजीब घटना घटती है। जिम में मौजूद एक लड़की एक महिला को ट्रेडमिल पर आंखें फाड़े हुए दौड़ते देखती है। उसे पता होता है कि महिला पूरी तरह से थक चुकी है, फिर भी वह बेहद उत्तेजित रहती है और कहती है कि वह ज्यादा एक्सरसाइज करके सोना चाहती है। उधर स्वास्थ्य मंत्री समाचार देख रहा होता है। उसकी भौहें सिकुड़ती चली जाती हैं। हर जगह इंसोम्निया ही इंसोम्निया है। लगभग सभी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। उस वक्त उसे एहसास नहीं होता कि यह महज संयोग नहीं है, यह आपदा अंधेरे में फैल रही थी। उधर डॉक्टर एलिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर होती है कि अचानक उसे एक अजीब फोन कॉल आता है। वह लुकास होता है जो दिन में पुलिस से भाग गया था। उसकी आवाज उलझी हुई और गुस्से से भरी होती है। वह एलिन से अपनी जान बचाने की गुहार लगाता है। पुलिस के रूखे रवैये से नाखुश एलिन पुलिस को फोन नहीं करती और अकेले ही दिए गए पते पर पहुंच जाती है। कमरे का दरवाजा खुला होता है। वह लुकास का नाम पुकारते हुए सावधानी से अंदर जाती है, लेकिन कमरे में सन्नाटा होता है और कोई दिखाई नहीं देता। किचन में नल खुला हुआ होता है। एलिन नल बंद करती है, तभी फ्रिज से हल्की सी हलचल सुनाई देती है। हिम्मत करके वह फ्रिज खोलती है। उसी वक्त बाथरूम में जलती लाइट दिखती है। दरवाजा खोलते ही वह लुकास को जमीन पर पड़ा देखती है, बिल्कुल बेजान। उसका शरीर ठंडा और अकड़ा हुआ होता है। उधर उसी समय दवा कंपनी का कार्यकारी निदेशक मुख्यालय लौटने के लिए विमान में बैठा होता है। उसे आखिरकार तकनीशियन मैटिस की रिपोर्ट याद आती है। उपकरणों की मरम्मत के दौरान मैटिस ने पाया था कि कच्चे माल का एक स्टोरेज टैंक लीक हो रहा है, जिससे आसपास का भूमिगत पानी प्रदूषित हो सकता है और इसके परिणाम जनता के लिए विनाशकारी होंगे। निदेशक को अब समस्या की गंभीरता समझ आने लगती है। वह अपने अधीनस्थ को फोन करना चाहता है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिलता और तभी अचानक विमान में अफरा तफरी मच जाती है। यात्री एक दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन कैप्टन पहले ही बेहोश हो चुका होता है। उसका शरीर ढीला पड़ जाता है और उसकी आंखें देखकर लगता है कि हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसी स्की रिजॉर्ट में लुकास की थी। दुर्भाग्य से सच्चाई जानने का मौका मिलने से पहले ही विमान तेजी से जमीन की ओर गिरने लगता है और अगली सुबह स्वास्थ्य मंत्री खबर देखता है और झटके से बिस्तर से उठ जाता है। विमान दुर्घटना की खबर पूरे देश में फैल
चुकी होती है और मौके पर ही 190 लोगों की मौत हो जाती है। सबसे डरावनी बात यह होती है कि किसी को नहीं पता कि यह हादसा असल में इंसोमनिया वायरस से जुड़ा था। उधर एलिन की गर्लफ्रेंड नहा रही होती है, तभी उसकी आंखों से भी खून आने लगता है। वह इसे सिर्फ नींद की कमी समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन यही लापरवाही हालात को पूरी तरह बेकाबू कर देती है। उधर ब्रिटेन की आंतरिक परिषद एक इमरजेंसी बैठक बुलाती है। चिकित्सा प्रणाली की रिपोर्ट सबको हिला देती है। महज 10 दिनों में 4000 लोग एक ही तरह की तंत्रिका संबंधी बीमारी से ग्रस्त पाए जाते हैं। इस बीमारी का एक ही मुख्य लक्षण है नींद न आना। शुरुआत में मरीज को सोने में दिक्कत होती है और बार बार नींद टूटती है, फिर धीरे धीरे पूरी रात नींद आना बंद हो जाता है, ध्यान और याददाश्त प्रभावित होती है और अंत में हालत बेहद खतरनाक हो जाती है। अगर विमान हादसा न हुआ होता तो शायद कोई भी इस बीमारी की भयावहता को नहीं समझ पाता। एक अनुभवी पायलट तक उड़ान के दौरान नियंत्रण खो सकता है और सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अब तक बीमारी का कारण नहीं खोज पाया है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबको लगने लगता है कि यह बीमारी संक्रामक है। रक्षा मंत्री तो यहाँ तक सोचने लगता है कि यह कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं बल्कि जैविक हमला या कोई अज्ञात ध्वनि हथियार है। नगर कार्यालय के बाहर बैठक चल रही होती है। एलिन की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री की छवि डिजाइन करने का काम कर रही होती है। तभी एक वरिष्ठ निदेशक आकर उस पर उंगली उठाता है। वह बेवजह गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वह महासचिव की सचिव है, उसकी अधीनस्थ नहीं। लेकिन निदेशक एक अफवाह उछाल देता है और यह सुनकर उसके भीतर का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और वह कलम उठाकर उसके गले पर रख देती है। इसके बाद दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। निदेशक की जान खतरे में नहीं होती और एलिन भी तुरंत वार्ड पहुंचती है और अपनी गर्लफ्रेंड को कमजोर हालत में बिस्तर पर पड़ा देखती है। डॉक्टर उसे पहले ही सेडेटिव दे चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आती। साफ है कि वह भी इंसोमनिया वायरस का शिकार हो चुकी है। उधर प्रधानमंत्री विमान हादसे के पीड़ितों के लिए श्रद्धांजलि सभा में भाषण दे रहा होता है। मंच के नीचे बैठे लोग नहीं देख पाते कि उसकी आंखें खून से भरी हुई हैं और उसकी थकान छुप नहीं पा रही है। जो हमेशा धारा प्रवाह बोलता था, उसकी जुबान अटकने लगती है और भाषण के बीच ही प्रधानमंत्री अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है और दर्शकों में फुसफुसाहट फैल जाती है। हाल के दिनों में अजीब घटनाएं बहुत बढ़ गई थीं। लोग हैरान और उत्सुक तो थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री की मौत हो जाएगी। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी मौत अत्यधिक थकान से हुए अचानक दिल के दौरे से होती है, लेकिन जब प्रयोगशाला में उसके खून की जांच की जाती है तो उसमें किसी अज्ञात वायरस के संक्रमण के निशान मिलते हैं। जिम में भी दहशत फैलती जा रही थी। ट्रेडमिल पर हुई घटना के बाद वहां लगातार लोग ऐसे ही लक्षण दिखाने लगते हैं। एक अंधेरे कमरे में टोपी पहने एक आदमी विल्सन से कहता है कि उन्हें पक्की खबर मिली है कि अगला हमला दूर नहीं है। उसे एक गुप्त मिशन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मजबूत हो और जो जनमत या राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित न होता। लंबे समय से निगरानी के बाद उन्होंने तय किया था कि विल्सन ही इसके लिए सबसे सही व्यक्ति है। हर संकट के पीछे अक्सर एक बड़ा मौका छिपा होता है। इस ऑपरेशन को सर्वोच्च स्तर की गोपनीयता दी जाती है और किसी भी तरह की जानकारी लीक होने पर न सिर्फ विल्सन बल्कि उसके परिवार को भी गंभीर अंजाम भुगतना पड़ सकता है। उधर दवा कंपनी की फार्माकोलॉजी लैब में एक महिला शोधकर्ता बेहद परेशान होती है। उसे पता चलता है कि नंबर 4 कच्चे माल के टैंक का दबाव बेहद कम है और मार्टी 2 दिनों से काम पर नहीं आया था। फोन करने पर उसे मालूम होता है कि उपकरणों की मरम्मत में देरी के कारण टैंक लीक हो गया और पूरे शहर का पानी दूषित हो चुका है। मार्टी को एहसास होता है कि उसकी लापरवाही ने कितना बड़ा विनाश कर दिया है और अब उसे केवल मौत से ही प्रायश्चित सूझता है। और अगली सुबह महिला शोधकर्ता दस्तावेज लेकर नगर भवन पहुंचती है। उधर नए प्रधानमंत्री बने स्वास्थ्य मंत्री क्रिस को बीमारी नियंत्रण केंद्र से इमरजेंसी कॉल आता है और बताया जाता है कि दवा कंपनी से निकला वायरस 2 हफ्ते पहले ही पूरे शहर के पीने के पानी को दूषित कर चुका था। क्रिस यह मानने को तैयार नहीं होता और उम्मीद करता है कि यह खबर झूठी हो, लेकिन सामने वाला बताता है कि यह जानकारी कंपनी के अंदरूनी कर्मचारियों की शिकायत और नमूनों के आधार पर है जिनकी जांच चल रही है। फोन काटने के बाद क्रिस का सिर फटने लगता है क्योंकि जिस दवा कंपनी में यह हादसा हुआ है उसके साथ उसके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए लगातार लेन देन रहा था। यहाँ तक कि उसने खुद उसे अरबों का एक सुपर ऑर्डर भी दिया था। इस समय शहर के सभी बड़े अस्पताल मरीजों से पूरी तरह भर चुके हैं। नामी डॉक्टर और विशेषज्ञ भी बेबस नजर आ रहे हैं। चाहे मरीजों को कितनी ही ज्यादा मात्रा में सेडेटिव क्यों न दिए जाए, उन्हें फिर भी नींद नहीं आती। डॉक्टर अब सिर्फ यही कर सकते हैं कि मरीजों की हालत के बिगड़ने का इंतजार करें जब तक कि उन्हें शवगृह में भेजकर बिस्तर खाली न हो जाए ताकि नई संक्रमित को भर्ती किया जा सके। राहत की बात यह रही कि थोड़ी ही देर बाद पैथोलॉजी लैब से ताजा सैंपल रिपोर्ट आ जाती है। यह वायरस पागलों की तरह तंत्रिका कोशिकाओं पर हमला करता है जिससे इंसान नींद की अवस्था में जा ही नहीं पाता।
सकता। इससे भी ज्यादा भयानक यह है कि जिन कोशिकाओं पर हमला होता है वे बड़ी संख्या में मरने लगती हैं। यहाँ तक कि दिमाग का फ्रंटल लोब क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति होश खो बैठता है या उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है। क्रिस की सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि इसका इलाज कब मिलेगा, लेकिन प्रयोगशाला प्रमुख सिर हिलाकर मना कर देता है। वे अभी वायरस की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। सबसे अच्छा नतीजा यही हो सकता है कि संक्रमण को रोकने का कोई तरीका मिल जाए। अगर इलाज या एंटीडोट बनाना है तो वह कम समय में संभव नहीं है। नए प्रधानमंत्री क्रिस थका हारा अपने दफ्तर लौटा है। यह संक्रमण अब साफ तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए उसे जनता के सामने पूरी सच्चाई उजागर करनी पड़ती है। वह घोषणा करता है कि यह वायरस संक्रामक है और जानलेवा भी, और लोगों से अपील करता है कि वे घरों में रहें और भीड़ से बचें। लेकिन किसी को यह एहसास नहीं होता कि इस वायरस की तबाही कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी है। काम के दौरान अगर किसी का जरा सा भी ध्यान भटक जाए तो वह एक बड़ी आपदा को जन्म दे सकता है। पिछले 2 दिनों में शहर के कई इलाकों में हादसे हो चुके थे और कई लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। हालात को और बिगाड़ने वाली बात यह थी कि पर्दे के पीछे कुछ संगठन इस मौके का फायदा उठाकर तोड़फोड़ करना चाहते थे। यह प्रधानमंत्री बने अब भी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और वह पहले से ही बुरी तरह उलझ चुका था। हैरानी की बात यह थी कि उसकी आंखें भी खून से भरी हुई थीं। यही था वेक का पहला एपिसोड। ये सीरीज कुल 6 एपिसोड की है। अनुमान है कि नेक्स्ट एपिसोड में ही फिनाले देखने को मिलेगा। जिन्हें यह पसंद आया हो वे जुड़े रहिए। अगली